हमास पर अमेरिका का बड़ा एक्शन। आर्थिक प्रतिबंध संगठन से जुड़े 10 लोगों पर बैन। गाजा वेस्ट बैंक को $100 मिलियन की मदद। हॉस्पिटल अटैक में इजराइल को क्लीन चिट। पटना में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बिहार सरकार ने चौथे कृषि रोडमैप का दिया प्रेजेंटेशन। सीएम नीतीश बोले 2025 तक हर खेत में पहुंचाएंगे पानी। फेक बर्थ सर्टिफिकेट केस में फंसा आजम का परिवार। आजम खान पत्नी और बेटे को 7-7 साल की सजा। चुनाव लड़ने के लिए बेटे अब्दुल्ला का बनवाया था फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट। पाकिस्तान की फायरिंग में 2 बीएसएफ जवान घायल। 2021 के शांति समझौते के बाद पहली बार सीज फायर तोड़ा गया। जम्मू के अरनिया सेक्टर में हुई घटना। राहुल गांधी की याचिका पर 5 दिसंबर को होगी सुनवाई। कांग्रेस नेता पर राफेल को लेकर पीएम मोदी पर विवादित बयान देने का है आरोप। 3 दिन बाद 5 जिलों में हो सकती है बारिश। अलवर सीकर में छाया कोहरा। सीजन में पहली बार तापमान 15 से नीचे आया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस और आप देख रहे हैं देश की बात। अब रुक करेंगे खबरों का। खबर दिल्ली से आ रही है, आपको बता रहे हैं इस वक्त की अहम खबर दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं। फर्नीचर मार्केट में भीषण आग लगी है। कीर्ति नगर में फर्नीचर मार्केट में ये आग की घटना सामने आई है। मौके पर दमकल विभाग की 17 गाड़ियां मौजूद हैं। आपको बता दें आग लगने की वजह का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आग की बड़ी घटना सामने आई है। आग लगने की वजह अभी तक सामने नहीं आ पाई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। 17 दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है और आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। आग लगने की वजह अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। दिल्ली में फर्नीचर मार्केट में यह भीषण आग की घटना सामने आई है। 17 दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने के प्रयास कर रही हैं, लेकिन अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। कीर्तिनगर स्थित मार्केट में यह भीषण आग की घटना सामने आई है। दमकल की 17 गाड़ियां आग बुझाने के प्रयास में जुटी हुई हैं, लेकिन अभी तक आग पर काबू पाया नहीं जा सका है। आग लगने की वजह का भी अभी खुलासा नहीं हो पाया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में फर्नीचर मार्केट में भीषण आग की घटना सामने आई है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज पर आप देख पा रहे हैं। दिल्ली से कीर्तिनगर स्थित मार्केट में भीषण आग की घटना सामने आई है। आपको बता दें मौके पर 17 दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं और आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन आग पर अभी तक काबू पाया नहीं जा सका है। फर्नीचर मार्केट में भीषण आग की घटना सामने आई है। कीर्तिनगर में फर्नीचर मार्केट में यह भीषण आग की घटना सामने आई। अभी तक आग पर काबू पाया नहीं जा सका है। 17 गाड़ियां दमकल की मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। तो दिल्ली के कीर्तिनगर स्थित मार्केट में भीषण आग लगी है। आपको बता दें फर्नीचर का मार्केट बताया जा रहा है जिसमें यह भीषण आग लगी है। दमकल की 17 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। साथ ही आग लगने की वजह का भी खुलासा नहीं हो पाया है कि किन कारणों से इतनी भीषण आग लगी है। तो दमकल विभाग की 17 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज पर अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। कीर्तिनगर स्थित मार्केट में यह भीषण आग की घटना सामने आई है। दिल्ली के कीर्तिनगर में ये फर्नीचर मार्केट में यह भीषण आग की घटना सामने आई है। मौके पर 17 दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं और आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन अभी तक आग पर काबू पाया नहीं जा सका है। आग लगने की वजह का भी अभी खुलासा नहीं हो पाया है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं के न्यूज पर। आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख पा रहे हैं। कीर्तिनगर स्थित मार्केट में यह भीषण आग की घटना सामने आई है। दिल्ली के कीर्तिनगर में फर्नीचर मार्केट में भीषण आग की घटना सामने आई है। 17 गाड़ियां दमकल की मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। आग लगने की वजह का भी अभी खुलासा नहीं हो पाया है। तो दिल्ली में फर्नीचर मार्केट में भीषण आग की घटना सामने आई है। 17 दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं
जो आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। दिल्ली के मंगोलपुरी विधानसभा इलाके के जी ब्लॉक रिंग रोड पर बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें, हादसे में 2 लोगों की दुखद मौत हुई है। दोनों व्यक्ति स्कूटी पर सवार थे। वह पीरगढ़ी की ओर से एक्टिवा, आपको बता दें, वेस्ट एनक्लेव फ्लाईओवर के नीचे से जा रहे थे और मधुबन चौक की तरफ से बोलेरो पिकअप गाड़ी आ रही थी। तभी दोनों की आपस में टक्कर हो गई, जिसमें स्कूटी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। मौके पर ही वाहन चालक की मौत हो गई। तो स्कूटी और पिकअप के बीच ये जोरदार भिड़ंत हुई है। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। आज यहाँ घटना हुई, बड़ी दुखद घटना हुई है। 2 लोगों की जान चली गई सड़क हादसे में, और इसका श्रेय, मेरा मानना है कि इसका श्रेय भी अरविंद केजरीवाल जी को ही जाता है, क्योंकि आपने सड़कों के हालात जो देखे हैं, यहाँ प्रतिदिन हादसे हो रहे हैं। कहीं ना कहीं जो इस क्षेत्र की विधायिका है, बिल्कुल गैर जिम्मेवार महिला है। वो अनेकों बार इस सड़क की शिकायतें हो चुकी हैं, लेकिन लापरवाह अधिकारी और लापरवाह विधायक का ध्यान अपनी विधानसभा की ओर जाता ही नहीं है। और दिल्ली की जनता मुफ्त बिजली और पानी के लालच में जो आकर के इन्होंने अरविंद केजरीवाल साहब की सरकार बनाई थी, कहीं ना कहीं आज उन चीज़ों को भुगतना पड़ रहा है अपनी जान दे करके। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सरगुजा से अगली खबर। आपको बता दें, रामकुमार टोप्पो के जाति प्रमाण पत्र पर याचिका दायर हुई है। हाईकोर्ट में बिहारी लाल तिर्की ने दायर की है जनहित याचिका। रामकुमार सीतापुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी हैं। ये रामकुमार टोप्पो और प्रदेश सरकार समेत कई नाम इसमें शामिल हैं। हाईकोर्ट में बिहारी लाल तिर्की ने दायर की है जनहित याचिका। रामकुमार सीतापुर विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी हैं। रामकुमार टोप्पो और प्रदेश सरकार समेत कई लोग शामिल हैं। सरगुजा से खबर आपको दिखा रहे हैं। रामकुमार टोप्पो के जाति प्रमाण पत्र याचिका दायर हुई है। रुक रही अगली खबर का। खबर कांकेर से है, जहां कोमाल देव कल्ब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनसभा को संबोधित करते हुए मजाकिया अंदाज में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर जमकर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रमन सिंह को छत्तीसगढ़िया में तंज कसते हुए कहा कि रमन सिंह ने 15 साल तक छत्तीसगढ़ के लोगों को रमजा है। रुक रही अगली खबर का। खबर बालोद से है, जहां जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। राजीव भवन बालोद में आयोजित की गई, जिसमें जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चंद्रप्रभा सुधाकर ने आह्वान किया है कि आदर्श आचार संहिता का सभी को निष्ठा के साथ पालन करना है। जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में तीनों विधानसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने हेतु संकल्प लिया गया एवं कार्य योजना भी बनाई गई। चुनाव के संबंध में चर्चा हुई। बैठक में रामजी भाई पटेल, पुरुषोत्तम पटेल, हस्ती मल सांखला, गिरीश चंद्राकर समेत तमाम लोग मौजूद रहे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बिलासपुर से है, जहां पिछला महासंघ द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष श्याम मूरत कौशिक, जिलाध्यक्ष सालिक राम यादव एवं वरिष्ठ सलाहकार अंबिका कौशिक, उत्तम सोनी, डॉक्टर संतोष साहू एवं अधिवक्ता लवकुश साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ में ओबीसी वर्ग को कांग्रेस पार्टी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए। कुल 51 सामान्य सीटों में से 39 टिकट ओबीसी के लोगों को दिया जाए। साथ ही बिलासपुर लोकसभा में कम से कम 4 विधानसभा क्षेत्र से हमारे पिछला महासंघ से जुड़े हुए या अन्य को जो जीतने लायक ओबीसी के दावेदार हैं उन्हें टिकट दिया जाए। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष श्याम मूरत कौशिक ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी व प्रियंका गांधी को जाति जनगणना एवं ओबीसी को सामाजिक न्याय दिलाने की गारंटी की बात कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में भी उसे अमल में लाया जाना चाहिए। ओबीसी को टिकट देने की हम मांग कर रहे हैं, क्योंकि माननीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, हम छत्तीसगढ़ पिछड़ा महासंघ की ओर से कांग्रेस पार्टी से हम
जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं माननीय राहुल गांधी जी, माननीय प्रियंका गांधी जी और भूपेश बघेल जी। तो हमारी उनसे मांग है कि छत्तीसगढ़ में कम से कम 39 सीट में ओबीसी को टिकट दिया जाए और बिलासपुर लोकसभा में कम से कम 4 ओबीसी प्रत्याशी को टिकट दे। जो हमारे पिछड़ा संगठन से जुड़े हुए हैं उनमें से भी कुछ टिकट मांगे हैं। उसके अलावा और भी जो अन्य मांगे हैं, जो भी दावेदार हैं, जो उनको अच्छा लगता है, जो उनको जितने लायक लगता है उनको दे, लेकिन कम से कम 4 लोगों को टिकट दे, ये हमारी मांग है। और जाति जनगणना के संबंध में भी हमारी मांग है कि जैसे अभी जाति जनगणना हो जानी चाहिए थी छत्तीसगढ़ में, क्योंकि बिहार में हो गई तो यहाँ भी हो जाना चाहिए था। तो इसलिए हम आज इस मांग को लेकर, जो बात राहुल गांधी जी बोल रहे हैं सामाजिक न्याय की, तो वही सामाजिक न्याय की मांग हम करने आज प्रेस वार्ता के माध्यम से आए हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कोरबा में 2 दिन पहले CIS EB पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत भैंस खटाल ढोरीपारा में हुई हत्या के आरोप, आपको बता दें, आरोपी को CS EB पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। शुभम साहू दवाई लेने मेडिकल स्टोर के लिए निकला हुआ था। मेडिकल से दवाई लेकर घर वापस नहीं लौटा। इसी बीच आरोपी ने उसके घर फोन कर बताया कि शुभम साहू की हत्या कर ढूंढीपारा नहर के पचरी के पास छोड़ दिया है। इसके बाद आरोपी घटना को अंजाम देकर वहां से फरार हो गए थे। आपको बता दें, CS EB प्रभारी नवीन पटेल ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास से हत्या में प्रयुक्त हथौड़ा और चाकू भी बरामद किया गया है। 15/10/2023 को प्रार्थी किशन साहू अपने साथी सूरजभान साहू उर्फ शुभम साहू के साथ उनका तबियत खराब होने पर दवाई लेने के लिए ढोरीपारा स्थित गवेल मेडिकल स्टोर के पास में गए थे। उसी दौरान रात्रि करीबन 9 बजे आरोपी प्रदीप यादव उर्फ रिक्की एवं प्रभाकर सहित उर्फ छोटू दोनों अपने मोटरसाइकिल से उनके पास में आए एवं मृतक सूरजभान साहू उर्फ शुभम साहू को 10 मिनट कान में बोलकर ढोरीपारा भैंस खटाल नहर की ओर ले गए। तभी ये लोग जाकर के वहां जाकर देखे एवं उसको इलाज हेतु जिला अस्पताल भर्ती किए, जहां उसको मृत घोषित कर दिया। गंभीरता को देखते हुए उनके द्वारा आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित करने पर उनके मार्गदर्शन में आरोपी प्रदीप यादव उर्फ रिक्की, प्रभाकर उर्फ छोटू को गिरफ्तार किया गया है एवं न्याय हेतु माननीय न्यायालय पेश किया गया। रुक करेंगे अगली खबर मानंदगढ़ सिटी से है, जहां पुलिस ने 15 लाख का अवैध कबाड़ जब्त किया है। मानंदगढ़ पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 3 अलग अलग वाहनों में अवैध कबाड़ जब्त किया है, जिसमें 34 टन 890 किलो अवैध कबाड़ समेत परिवहन में उपयोग किए गए वाहनों को भी जब्त किया गया है, जिसमें वाहन की कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। इस प्रकरण में रियाजुद्दीन उर्फ चुनमुन कबाड़ी को चोरी का सामान खरीदने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के गोदाम से अवैध रूप से 2 पहिया, 4 पहिया और JCB के कटे हुए पार्ट्स मिले हैं, जो परिवहन के बिना अनुमति व पुलिस के पंचनामा के बिना आरोपी द्वारा अपने गोदाम में काटा जा रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया है। तो 2 गाड़ी जो लोहे से लदी हुई पड़ी थी, जिसके बारे में पूछताछ किया गया तो उसमें जो चुनमुन कबाड़ी है, रियाजुद्दीन उर्फ चुनमुन, रेलवे फाटक के पास में उनके गेट के सामने खड़ी थी। उनके बारे में पूछा गया कि इसके जो कागजात हैं वो कहाँ हैं, तो कुछ बता नहीं पाए। तो हम उसको चोरी के संदेह में 4114 में एक ट्रक है और एक पिकअप उसको लेके आए थे। उस पर कार्रवाई किए तो उनके जो ड्राइवर हैं उनके द्वारा बताया गया कि ये जो माल है वो चुनमुन कबाड़ी के पास बिकने के लिए आया था, क्योंकि उसमें कोई वैध दस्तावेज नहीं था उस सामान की खरीदी के लिए, इसलिए उसको 4114 में जब्त किया गया और उनके बयान लिया गया। तो सभी माल चुनमुन कबाड़ी के पास जाना बताया थे। कल ट्रक और पिकअप के सहित में 34 लाख का माल बरामद किया गया था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बीजापुर से है, जहां माओवादी विरोधी अभियान के तहत नक्सली दंपति ने SP के सामने आत्मसमर्पण किया है। नक्सली लच्छू फरसा भैरमगढ़ एरिया कमेटी का ACM और उसकी पत्नी हडमे माड़वी पार्टी सदस्य थी। 2008 से वह नक्सली संगठन से जुड़े हुए थे। नक्सली दंपति ने 2015 में सुकमा के टहकावाड़ा में पुलिस पार्टी पर हमला किया था, जिसमें 15 जवान शहीद हुए थे और 2018 में मतदान पार्टी पर बम विस्फोट की घटना को भी अंजाम दिया था, जिसमें भी 5 जवान शहीद हुए थे। बता दें कि नक्सली दंपति को आत्मसमर्पण के बाद 25-25 हज़ार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रशासन से प्रदान की गई।
होते हैं और पुलिस परिवारों को मिलाती है और जोड़ती है। तो उसी क्रम में शासन की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर के और माओवादी खोखली विचारधारा से तंग आकर के आज पुलिस के समक्ष में लच्छू फरसा ने अपनी पत्नी लक्ष्मी मांडवी के साथ आत्मसमर्पण किया है। तो लच्छू फरसा जो है ये भैरमगढ़ एरिया कमेटी में ACM था, 5 लाख रुपए का इनाम था और 2008 से सक्रिय था। इनकी जो पत्नी हड़मे मांडवी ये 2010 से सक्रिय थी और पार्टी मेंबर के तौर पर ये भी काम कर रही थी माओवादी संगठन। ये अपने साथ में दोनों साथ में ही आए हैं, पुलिस समक्ष आज बिना हथियार के आत्मसमर्पण किए। अब बात करेंगे अगली खबर की। खबर कांकेर से है, जहां पखांजूर पोस्ट ऑफिस का नया खेल उजागर हुआ है। आपको बता दें कि पखांजूर पोस्ट ऑफिस के BPM द्वारा हितग्राहियों के पासबुक को अपने पास रख लेने का आरोप लगा है। सैकड़ों हितग्राही पोस्ट ऑफिस के सालों से चक्कर काट रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सड़क किनारे कचरे में पड़े मिले हैं खाता धारकों के सैकड़ों पासबुक। सड़क पर पड़े बड़े पैमाने पर पासबुक मिलने पर पखांजूर पोस्ट ऑफिस में हड़कंप मच गया। साथ ही पोस्ट ऑफिस की कार्यशैली पर भी संदेह पैदा हो गया। इसी बीच से विभाग के कर्मचारियों द्वारा पासबुक उठाने का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि पखांजूर थाना क्षेत्र के पोस्ट ऑफिस से जुड़ा है ये पूरा मामला। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात अगली खबर की करेंगे। खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से है, जहां कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमारा वचन पत्र प्राण जाए पर वचन न जाए की तर्ज पर है और जनता के बीच से निकला वचन पत्र है। बीजेपी का घोषणा पत्र और झूठ और जुमलों का पुलिंदा है। हम जनता को वचन देते हैं और बीजेपी घोषणा करती है। रागिनी नायक ने कहा कि हम जनता से जुड़े मुद्दे को उठाएंगे, जिसमें बीजेपी के राज्य में जो घपले घोटाले हुए हैं, जैसे व्यापमं, नरसिंह पटवारी, नकली दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाए जाने संबंधी, गंगा जल पर GST टैक्स लगा दिया गया बीजेपी सरकार के द्वारा, ये तमाम मुद्दे हैं जिनको हम उठाएंगे। रागिनी नायक ने कहा कि मध्य प्रदेश में 39 लाख बेरोजगार हैं, ये सरकारी आंकड़ा है। डिग्री है तो नौकरी गायब है। इसी के साथ उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंता विश्व शर्मा के राहुल गांधी पर दिए गए अनपढ़ वाले बयान पर कहा कि हेमंता विश्व शर्मा कुछ भी कह ले, लेकिन उनका कद इतना बड़ा नहीं है जितना राहुल गांधी का कद बड़ा है। और एक बात और याद रखिए, दूसरों को गिराने वाले लोग खुद भी गिर जाते हैं। किसी भाजपा के नेता का एक वक्तव्य सुन रही थी, जिसमें वो कह रहे थे कि अभी तक हमारे पन्ना प्रमुख होते थे, अब हमारे अर्ध पन्ना प्रमुख हो रहे हैं। आप कुछ दिनों में कहेंगे कि हमारे पास पन्ना ही नहीं बचा, क्योंकि बूथ में वर्कर ही नहीं है हमारे पास। तो जाने दीजिए ना, शक्ति सम्मेलन करने के लिए 18 साल थे, तब कुछ नहीं किया। अब जब नाक तक पानी आ गया है तो सम्मेलन करें, संगठन को मजबूत बनाने की बात करें, दूसरों पर छीटाकशी करें, पर जब नाक तक पानी आ जाता है तो हाथ पांव मारने से भी आप किनारे नहीं पहुंच पाते। आग लग चुकी है, ये अब बाल्टी ढूंढने जा रहे हैं, ढूंढने दीजिए। रुक करेंगे अगली खबर का। मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। बीजेपी हो या कांग्रेस या अन्य पार्टियां, सभी पार्टियां अपना दमखम लगा रही हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता सुनील मालवीय ने कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक से खास बातचीत की। सुनाते हैं क्या कुछ कहा। कांग्रेस आएगी, खुशहाल आएगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक जी। मैम, कर्नाटक और हिमाचल में जो आपका वचन पत्र काफी कारगर सिद्ध हुआ, किस प्रकार देखते हैं? देखिए, कांग्रेस जो कहती है वो करके दिखाती है और हमारी कथनी और करने में कोई फर्क नहीं है। और यही कारण है कि हमने वचन पत्र को 1 महीने पहले जारी किया और ये जानते हुए जारी किया कि जनता तक पहुंचे और इसको पढ़ा जाए, जनता समझे कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने जा रही है। और जैसे जैसे वो वचन पत्र पढ़ेंगे, मुझे लगता है कि वो इस बात के लिए पूरी तरीके से आश्वस्त होंगे कि शिवराज सिंह सरकार के और भाजपा के हर प्रत्याशी की जमानत जब्त करनी।
मैडम नारी सम्मान योजना में आपने 1500 दिए, वो 3000 करने का बोल रहे हैं अब सरकार। अब देखिए वो तो घोषणा पे घोषणा किए जा रहे हैं और वित्तीय कर्ज से लादे जा रहे हैं। 4,22,000 का कर्ज मध्य प्रदेश पे चढ़ चुका है। 3,000 रुपए देना अगर संभव होता तो वो 18 साल में दे चुके होते। और अब घोषणा करने का केवल ये मतलब है कि कहीं ना कहीं महिलाओं को लुभाने की कोशिश है। पर मैं समझती हूँ कि जिस प्रदेश में 18 महिलाओं का बलात्कार रोज हो रहा हो, जहाँ पर छोटी छोटी बच्चियों के मंडियों में देह के व्यापार चल रहा हो, जहाँ पर 3-4 साल की नाबालिग बच्चियों को भी न छोड़ा जा रहा हो, वहां पर महिलाएं अपने आत्मसम्मान और सुरक्षा के लिए वोट करेंगी। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के लिए वोट करेंगी। ये रेवड़ियां बांटने पर महिलाओं का कोई आकर्षण भाजपा को मिलने वाला नहीं है। क्या कांग्रेस का रोल में तारीखों का ऐलान हो चुका है, किस प्रकार कांग्रेस मैदान में उतरेगी? देखिए कांग्रेस की तैयारी तो पिछले जब से हमारी सरकार गई है इनकी खरीद फरोख्त के कारण, तब से कांग्रेस की तैयारी चल रही है। भारत जोड़ो यात्रा में आपने देखा कि अपार स्नेह मिला। राहुल गांधी जी जो चले पैदल द्वार द्वार हर घर तक पहुंचने का काम उन्होंने किया। जन आक्रोश यात्रा को अपार स्नेह और समर्थन मिला। तो जनता तैयार खड़ी है कि किस तरह से 17 तारीख आए और वो पंजे वाला बटन दबाए। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक। इनका निश्चित तौर से कहना है कि जो 17 तारीख आएगी और कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिलेगा। कैमरामैन घनश्याम के साथ सुनील मालवी, कैंसर इंडिया, भोपाल। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर भोपाल से है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने प्रेस वार्ता करके कांग्रेस को जमकर घेरा है। कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस अलग अलग धड़ों में बटी हुई है। नकुल नाथ के कथित रूप से छिंदवाड़ा जिले के 2 प्रत्याशियों के ऐलान को लेकर उन्होंने कहा कि सवाल यह है कि कांग्रेस कितनी है और कांग्रेस किसकी है। क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी और कमलनाथ नकुल नाथ की कांग्रेस अलग अलग है? क्या नकुल नाथ का कद और पद कांग्रेस में प्रियंका और राहुल से भी बड़ा हो गया है? इसी के साथ उन्होंने सवाल भी किया कि क्या अब कांग्रेस के नए नाथ नकुल नाथ हैं? ऐसे में अब दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह का क्या होगा? इसी के साथ उन्होंने पूछा कि जैसे कमलनाथ जी ने कहा कि उन्होंने गालियां खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी दिग्विजय सिंह को दे रखी है, जनता जानना चाहती है कि भ्रष्टाचार की पावर ऑफ अटॉर्नी उन्होंने किसको दे रखी है। हम दोनों अपने नेताओं का हृदय से स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार में। बढ़ेंगे अगली खबर की और खबर हजारीबाग से है, जहां के ग्राम पचला में 9 कुंडलीय राष्ट्रीय जागरण गायत्री महायज्ञ सह मां भगवती दुर्गा एवं हनुमंत लल्ला प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ। आपको बता दें प्रतिष्ठा से पूर्व कलश यात्रा भी निकाली गई, जिसमें सिझुआ गांव के सैकड़ों श्रद्धालु भव्य कलश यात्रा में शामिल हुए। इस भव्य कलश यात्रा में बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद, सिमरिया विधायक किशुन कुमार दास भी शामिल हुए। रुक रहेंगे अगली खबर का। खबर नालंदा से है, जहां भागन बीघा थाना क्षेत्र के इलाके के डीडीसी आवास से महज कुछ ही दूरी पर घर में घुसकर रिश्तेदार ने अपने ही चचेरे भाई को गोली मार दी, जिससे विनय कुमार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि गणेश कुमार इस गोलीबारी में इस घटना में गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना के पीछे जमीन बंटवारे की बात सामने आ रही है। दरअसल भागन बीघा थाना क्षेत्र के मूसेपुर गांव में 10 कट्टा जमीन का विवाद उमेश प्रसाद और सुरेश प्रसाद के बीच चल रहा था। आज इस जमीन के विवाद को लेकर हथियार से लैस होकर उमेश प्रसाद का पुत्र विनय कुमार उर्फ बिहारी, गणेश कुमार, मुन्ना कुमार डाक बंगला मोड़ डीडीसी आवास के समीप आया। इस दौरान सुरेश प्रसाद के पुत्र से शंभू, सोनू, श्याम, किशोर से कहासुनी हो गई। इसी बीच गोलीबारी में विनय कुमार उर्फ बिहारी और गणेश कुमार को गोली लग गई, जिससे विनय उर्फ बिहारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गणेश कुमार गंभीर रूप से जख्मी हो गया।
मैं बिहार थाना अंतर्गत वहाँ पे ये सुहराज यादव हैं, इनके 5 पुत्र हैं। अच्छा। 5 पुत्र में सुरेश यादव इनके साथ रहते हैं। सुरेश यादव इनके साथ रहते हैं और इन लोगों का संपत्ति विवाद चल रहा है आपस में। आज इसी में लगता है इन दोनों के बीच समझौता था, जिसमें सुरेश प्रसाद के पुत्र श्याम किशोर, शंभू और सोनू और उमेश प्रसाद के पुत्र विनय कुमार बिहारी एवं गणेश कुमार जो जख्मी हैं और मुन्ना, ये उस घर में बैठे हुए थे। उसी में लगता है संघर्ष हुआ है, जिसमें गोली चली है, जिससे विनय कुमार की मृत्यु हो गई है और गणेश कुमार जख्मी हैं, जो अभी कुछ भी बता पाने की स्थिति में नहीं है। उमेश प्रसाद और सुरेश प्रसाद सहोदर भाई हैं, उनके पुत्रों के बीच ये संघर्ष हुआ। तो पुलिस अनुसंधान कर रही है, हम लोग आगे काम कर रहे हैं। तो देश की बात में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कड़ाके की सर्दी हो या चिलचिलाती धूप, प्रदेश के कुछ इलाकों में घर तक जल पहुंचना सपना था। वो समय बड़ा कष्टदायक था, पर रात कितनी ही काली क्यों न हो, क्या कभी सुना है कि अंधेरे ने सवेरा नहीं होने दिया? अंत्योदय से सर्वोदय करोड़ों परिवारों के जीवन में नया सवेरा लेकर आया है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश हर घर जल योजना के क्रियान्वयन में अग्रणी राज्य है। जल जीवन मिशन ने बुंदेलखंड और विंध्याचल की तो तस्वीर ही बदल दी है। यह योजना मातृशक्ति के लिए अनुपम उदाहरण बनकर उभरी है। नारी को नारायणी की तरह पूजने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस योजना से महिलाओं को सशक्त बनाया, जन जन को सेहत का उपहार दिया और रोजगार के अवसर देकर जीवन को खुशहाल बनाया है। सपनों को सच कर दिखाया, हर घर जल पहुंचाया। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहाँ। जहाँ जाए रिश्ता बनाए गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात अगली खबर की करेंगे। खबर पटियाला से है, जहां रोड पर नवजात मिलने से कॉलोनी में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि किसी विवाहित लड़की ने अपना नवजात यहां पर छोड़ दिया। जिस मकान में नवजात मिला वह मकान पिछले 1 महीने से खाली पड़ा है। कॉलोनी निवासियों ने देखा कि बच्चा रो रहा है। नवजात की आवाज़ सुनकर रहवासियों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि बच्चा खून से लथपथ है, जिसको पटियाला के सरकारी माता कौशल्या हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है कि आखिर यह बंद मकान में नवजात कैसे पहुंचा। इसके बारे में पुलिस ने किसी भी तरह के कोई खुलासा अभी तक पुलिस ने नहीं किया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पंजाब में धान की कटाई का काम जोरों से चल रहा है। वहीं कई जगह पर किसान पराली को आग लगा रहे हैं और इस कारण आग के कारण कई जगह पर बड़ी बड़ी घटनाएं भी हो रही हैं। वहीं इन घटनाओं से बचने का एक ही उपाय पराली में आग न लगाई जाए। वहीं अब किसानों को जागरूक करने के लिए बच्चे आगे आ रहे हैं और किसानों को जागरूक कर रहे हैं। मोगा के कन्या सरकारी स्कूल में खेतीबाड़ी डॉक्टरों ने एक सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें बच्चों को बताया गया कि वह अपने अपने गांव में जाकर किसानों को जागरूक करें और आग के कारण हो रहे नुकसान के बारे में बताएं। इस मौके पर बच्चों द्वारा कोरियोग्राफी भी पेश की गई। इस मौके पर स्कूल के स्टाफ के साथ खेतीबाड़ी अधिकारी भी शामिल रहे। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਨਿਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਬੜਾ ਬਰਨਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਆਪਣੇ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ बहुत सारे संद मौजूद है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर गुरदासपुर से है, जहां हल्का डेरा बाबा नानक के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल में गोली चलने की घटना सामने आई है। एक विद्यार्थी की टांग
पर गोली लगी, साथ ही स्कूल के चपरासी की टांग में भी गोली लगने की खबर है। इस दौरान गोली चलाने वाले बाहरी व्यक्ति घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सर ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲ ਆਏ ਆ 8:30 ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਨਿੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਲਗਭਗ 8:45 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਕਾਫੀ ਹਟਵਾ ਸੀਗਾ ਗੇਟ ਤੋਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਜੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਦੀ ਲੱਤ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਆ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੋਂ ਮਤਲਬ 50 ਮੀਟਰ ਹਟਵੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਦੋਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੀ ਆ ਜਿੰਨ ਚਲਾਈ ਹੈ ਸਭ ਜਿਹਦੇ ਲੱਗੀ ਉਹ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਚਲਾਈ ਆ ਉਹਦਾ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਰੀਫਾਈ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਗਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਰਿਵਾਲਵਰ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕਿ ਜਦ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਆ ਉਹ ਰਿਵਾਲਵਰ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੇ ਆ ਉਹ ਬੱਕੇ ਲੱਗੇ ਆ। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर मोगा से है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने फोन करके 30 लाख की फिरौती मांगने के मामले में एक आरोपी जसबीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया जसबीर गैंगस्टर लॉली का साथी है, इससे सूचनाएं देता था। पुलिस ने बताया कि मामले में 2 और आरोपियों की तलाश की जा रही है। बता दें कि गांव भागेले वाला के तरसेम सिंह को फोन करके फिरौती मांगी जा रही थी, जिसकी शिकायत तरसेम सिंह ने पुलिस को की थी। ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 4:30 ਵਜੇ ਨੇਚਰ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜੀ ਇੱਕ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਤਰਸੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਘੇਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਲੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲਾਲੀ ਨਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਤੇ ਅਮਾਉਂਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਸੀ ਉਹ ਐਕਸ ਸਰਪੰਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਜਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਲਾਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਲਾਲੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਫੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਮਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੀਟਰਿੰਗ ਦੇ ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਟੈਕਟ ਆ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ गिरफ्तार कर लिया है जी। बढ़ेंगे अगली खबर की और खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां आशा वर्करों ने आपको बता थानेसर विधायक सुभाष सुधा के घर का घेराव किया है। 24 घंटे तक घर के बाहर आशा वर्कर धरना देकर बैठी रही। बता दें कि मांगों को लेकर कई दिनों से आशा वर्कर्स लघु सचिवालय के सामने प्रदर्शन कर रही हैं। इस दौरान कई आशा वर्कर तो नवरात्रों का उपवास भी रख रही हैं। उसके बाद भी वह धरने पर पहुंची और 24 घंटे तक भूखी प्यासी विधायक के घर के बाहर धरने पर बैठी रही। उन्होंने कहा कि वो जब भी विधायक से मिलने पहुंची लेकिन उन्होंने मुलाकात नहीं की। इसे लेकर भी आशा वर्करों में भारी रोष था। आज जो हमारी आशा वर्कर यहाँ इकट्ठी हुई हैं, इकट्ठी होने का मकसद इनको पहले बता दिया गया था कि 18 तारीख को हमने 24 घंटे का यहाँ पड़ाव करना है, लेकिन इन्होंने कोई हमारे लिए कोई सुविधा नहीं कर रखी है, जबकि इनको बता रखा था। और ना ही हमारी कोई बात सुन रहे हैं। सुभाष सुधा जी हम 3 बार यहाँ आ चुके हैं, लेकिन आज तक कभी भी उन्होंने हमारे साथ वार्तालाप नहीं करी है। क्यों नहीं करी है ये रीज़न हमें बताएं ना, इस चीज़ के लिए क्यों नहीं हमारी बातों को सुन रहे। वो 4,000 में वो अपना गुजारा चला के देख लें, कितना कुछ चल जाएगा 4,000 में उनका गुजारा। हम तो 26,000 लेने हैं और 26,000 ही लेके रहेंगे। हम विधायक जी को ये कहना चाहते हैं भी जब इतनी बेटियों को सड़कों पे बिठाया हुआ है तो इन बेटियों की समस्या का हल भी करो। वैसे कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाने का क्या मतलब है? बेटियों को सड़कों पे बिठाओ। ये जो बहनें ये सारी बेटियां हैं ये सड़कों पे ही बैठी है, आज तक अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रही हैं, तो इन्होंने हमारे हक की भी नहीं सुनी है। अभी इनका हक है जो जायज़ बनता है वो इनको दे दिया जाए। आज हम यहाँ बैठे हैं वो भी इन्हीं की कमी है। देखो हम तो वोट की चोट से ही हराएंगे इन्हें।
बढ़ेगी अगली खबर की और खबर अम्बाला से है, जहां आशा वर्करों ने मांगे पूरी न होने पर अब जन प्रतिनिधियों के आवास पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। आशा वर्कर्स ने विधायक असीम गोयल के आवास पर धरना दिया है। 24 घंटे तक आशा वर्कर्स धरना देकर बैठी रहीं। आशा वर्कर्स का कहना है कि जब तक उनकी बात नहीं सुनी जाएगी उनका धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। हमारा आज से 24 घंटे का पड़ाव है अपने असीम गोयल जी के पास, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती अब आगे की हड़ताल हमारी जारी रहेगी। आज से लेकर कल तक हमारा 24 घंटे का पड़ाव है और पूरा हरियाणा में ही ऐसे बैठी है जब तक सरकार हमारी सुनवाई नहीं करती, हमारी कोई बात नहीं रुकवाती हमारे डेलीगेशन से, तब तक हमारा धरना चलता रहेगा, हड़ताल जारी रहेगी। बड़ी क्या रीजन रहा सर? ये तो इनको पता होना चाहिए हमारी क्यों नहीं सुनवाई कर रहे हैं। इस बिना हमारी प्रेग्नेंट औरतें भी इतनी परेशान हो रही हैं, बच्चे टीकाकरण बिना बहुत परेशान हो रही हैं, स्वास्थ्य विभाग का इतना काम रुल रहा है हमारे बिना, पर फिर भी ये लोग सुनना नहीं चाहते, हमारी कोई सुनवाई नहीं करते हैंगे। ये तो सरकार को खुद देखना चाहिए ना, मीटिंग तो उन्होंने रखवानी है ना, हम तो अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। जैसे हमारी बात नहीं करवाते तो हमारी ये लड़ाई आगे जारी रहेगी। रुक करेंगे अगली खबर का। पानीपत में आशा वर्करों का धरना लगातार जारी है। इस दौरान आशा वर्करों ने शहर विधायक प्रमोद बिज के कार्यालय का भी घेराव किया। आज रात को विधायक कार्यालय के बाहर माता जागरण कर रोष प्रदर्शन करेंगी ये आशा वर्कर्स। बता दें कि आशा वर्कर्स लगातार पिछले कुछ दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरने पर चल रही हैं, लेकिन विधायक या उनका कोई भी नुमाइंदा उनसे मिलने नहीं पहुंचा है। इसके चलते उन्होंने कहा कि आज रात को यहां पर रुककर अपना धरना प्रदर्शन करेंगे और सुबह तक अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। आशा वर्कर्स लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं और सरकार को बार बार चेता रही हैं। उनका कहना है कि पूरे हरियाणा में करीब 20,000 आशा वर्कर्स लगातार अपने धरने पर हैं और वह अपना हक लेकर ही उठेंगी। ये है कि 24 घंटे का हमारा धरना है और आज रात हम सुबह आई थी बहनें, और 24 घंटे का हमारा जो घेराव है कर्मचारियों का, आशा वर्कर्स कर्मचारियों का, तो हम ये कार्यालय पे ये घेराव देंगे और सुबह 11 बजे तक का हमारा ये धरना चलेगा। ऐसे ही पूरे ईमानदारी और होशो आवाज से जुनून से हम सारी आशा वर्कर अपने धरने को कामयाब करेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की और खबर फरीदाबाद से है, जहां आशा वर्करों का विरोध प्रदर्शन 72वें दिन भी जारी रहा। आपको बता दें अपनी मांगों को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन के चलते अब आशा वर्कर्स कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के कार्यालय पर 24 घंटे तक प्रदर्शन करने का उन्होंने फैसला किया। धरना स्थल पर ही आशा वर्कर रात गुजारेंगे और नवरात्रों के चलते भजन कीर्तन के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित करेंगी। इस धरने प्रदर्शन में करीब 1000 आशा वर्कर्स कर्मी शामिल होंगी। आज जो है हमारे प्रदर्शन को 72वां दिन है। अभी जो है परसों हमें डेलीगेशन को बुला रखा था पंचकुला, वहाँ पर राजनारायण कौशिक और खुल्लर साहब जी और चांसी मदान जी, ये सब उस मीटिंग में मौजूद थे। वहाँ पर जो वार्ता हुई, ये वार्ता हमारे चौथे दौर की है और जो खुल्लर जी से ये दूसरे दौर की वार्ता थी, जिसमें सभी मांगों पर सकारात्मक बातचीत हुई है। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो स्टेट के द्वारा ही तय है प्रोग्राम, कि आज जो है क्योंकि सरकार ने अब की बार ये किया हुआ है कि भाई आशा वर्करों को रात में भी सड़कों पे घुमाना है, तो अब सरकार आशा वर्कर खुद ही तैयार है कि हम पूरी रात भी सड़कों पर रहने के लिए तैयार हैं। पर ये जो हम बैठे हुए हैं अपनी मांग लेके उठेंगे, 26,000 न्यूनतम वेतन हमें चाहिए, उसके लिए चाहे हमें आप रात भर सड़कों पर रखो या हमें रोज आप जेलों में डालो, उससे हम लोग पीछे हटने। रुक रहेंगे अगली खबर का। खबर रोहतक से है, जहां नौजवानों और युवाओं में दंड सपाटे मारने का प्रचलन लगातार हरियाणा में बढ़ता ही जा रहा है। इसी प्रचलन को आगे बढ़ाते हुए आर्य समाज व्यायामशाला नांदड़ भवन प्रांगण बोहर जिला रोहतक में विकास, विनीत, दीपक और प्रियांशु ने अपने कुछ दोस्तों को लेकर मजाक में दंड सपाटे करने शुरू किए और इन युवाओं ने एक बड़ा लक्ष्य दंड सपाटे करने का पूरा किया। बोहर गांव में कई नामी ग्रामीण पहलवान एवं खिलाड़ी पहले भी
रहे हैं तथा उनके नाम भी कई रिकॉर्ड दर्ज हैं। इससे पहले ऋतिक पहलवान द्वारा इसी स्थान पर 8200 दंड सपाटे मारकर नया कीर्तिमान स्थापित किया गया था। सभी मौके पर मौजूद युवा पहलवानों द्वारा ग्राम वासियों ने दंड सपाटे करने वाले सभी युवा पहलवानों को आशीर्वाद दिया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। अब बात करेंगे अगली खबर की। खबर कांगड़ा से है, जहां प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने आपको बता दें ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के ठंगर गांव में 54 लाख रुपए से निर्मित होने वाले उठाऊ पेयजल योजना के सुधारीकरण कार्य का शिलान्यास किया है। चंद्र कुमार ने कहा कि हर घर शुद्ध जल प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि इस पेयजल योजना के बनने से क्षेत्र की 4 पंचायतों के लगभग 3700 लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में पानी की पाइपें डालने पर ज़्यादा जोर दिया गया था, लेकिन पानी के स्रोतों को नज़रअंदाज किया गया था, जिस कारण ग्रामीण क्षेत्रों को पानी की कमी से जूझना पड़ा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पाइपलाइन, पानी की टंकी तथा पानी के स्रोतों को सुदृढ़ कर हर घर स्वच्छ पेयजल पहुँचाने पर विशेष बल दे रही है। हमारी सरकार की कोशिश ये थी कि एक व्यक्ति को गांवों में कम से कम 75 लीटर पानी जो है वो मिलना चाहिए। लेकिन कई गांव हमने ऐसे देखे हैं कि जहाँ पर बहुत कम पानी पहुँचता है, कहीं पर 20 लीटर पहुँचता है, कहीं तीसरे दिन जाता है, कहीं चौथे दिन जाता है। और जो शहर है उनके लिए जो है वो 120 लीटर प्रति व्यक्ति पानी पहुंचना चाहिए, क्योंकि शहरों में सीवरेज सिस्टम और दूसरा पानी की खपत ज़्यादा होती है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के नूरपुर में वरंडा पंचायत में एक महिला पटवारी को विजिलेंस टीम ने 2000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो की शिकायतकर्ता पुष्पेंद्र सिंह निवासी नूरपुर जिला कांगड़ा से परिवार की जमीन की तकसीम रिपोर्ट जारी करने के लिए उक्त पटवारी रिश्वत की मांग कर रही थी। पुष्पेंद्र सिंह ने पटवारी को रिश्वत देने से पहले ही बीते 13 अक्टूबर को विजिलेंस को सूचना दी। सूचना के बाद विजिलेंस ने महिला पटवारी को रंगे हाथों पकड़ने के लिए जाल बिछाया और महिला पटवारी इस जाल में फंस गई। एसपी विजिलेंस बलबीर सिंह ने पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी पटवारी के खिलाफ एंटी करप्शन एक्ट 2018 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई। पटवारी है अपनी अरुणा देवी जी, इसके खिलाफ शिकायत थी हमारे पास, पिछले कल ही प्राप्त हुई हमारे को जी। तो उसमें आज रिश्वत की राशि। देश की बात में अब खबरें उत्तर प्रदेश से हैं। यूपी के बुलंदशहर में 47 साल के अधेड़ शख्स ने नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ कर दी। नाबालिग जिस छात्रा के साथ बाइक सवार अधेड़ मुरसलीन ने छेड़छाड़ की, उसकी उम्र महज 15 साल की है। वहीं छेड़छाड़ की करतूत घटना स्थल के पास सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने मुरसलीन को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पुलिस ने मुरसलीन को उसी हाथ की हड्डी तोड़ दी जिस हाथ से मुरसलीन ने नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ की थी। आरोप है कि पुलिस ने आरोपी के उसी दाहिने हाथ की हड्डी तोड़ दी जिस हाथ से इस आरोपी ने छात्रा से छेड़छाड़ की थी। आपको बता दें ताकि मंचला अब फिर से ऐसी करतूत को अंजाम न दे पाए। थाना खुर्जा नगर पर ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक लड़की के साथ कुछ अभद्रता हुई है
और उसका एक फुटेज भी संज्ञान में आया, जिसके आधार पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया और आसपास के सीसीटीवी चेक करते हुए आरोपी की शिनाख्त की गई और उसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान वो भागने का प्रयास कर रहा था, जिसके क्रम में गिरने पर उसके चोट आई है। मेडिकल कराते हुए उसे न्यायिक परीक्षा में भेजा जा रहा है। सर, उसके परिवार का आरोप ये है कि पुलिस ने उसकी पिटाई की, जिसकी वजह से उसके हाथ और वही हाथ टूटा जिससे उसने छेड़छाड़ की। देखिए, ये आरोप बिल्कुल निराधार है। हम लोगों ने सीसीटीवी के आधार पर बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रायबरेली से, जहां एक युवक को ससुराली जनों के तालिबाने सजा देने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, ससुरालियों ने ग्रामीण की मदद से युवक को पेड़ में बांधकर जमकर पीटा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि युवक पत्नी, ससुर व साले को मारने के लिए ससुराल पहुंचा था। पूरा मामला गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुरिहर गाँव के बालादीन के पुरवा का है। आपको बता दें, लादखेड़ा थाना मोरावा जनपद उन्नाव निवासी अमित का तलाक का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। पुलिस ने युवक की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। सब कुछ भाई कैसे रख लेंगे, अब नहीं रोक पाएंगे तुम्हारे नाम। और हमारे भाई बाप को मारने की धमकी दिए हैं। कितने बजे की रात की घटना है? 12:30 बजे रात की घटना। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद इन्होंने घर पे कूद गए और मारने की कोशिश करने लगे सभी लोगों को। फिर हम लोगों ने आवाज़ लगाया, फिर सारे गांव लोगों ने आके इन्हें बांधा। फिर पुलिस बुलाए सर, उसके बाद पुलिस वालों ने इन्हें ले जाने से इनकार कर दिया। क्यों इनकार कर दिया? बोले हम सुबह ले जाएंगे, अभी नहीं ले जाएंगे, अगर कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। बात नहीं होती थी, 1 साल से पूरा बात नहीं हुई, 1 साल से पूरा बात नहीं हुई और मुकदमा किए हैं। यहाँ पे अभी फाइल वहाँ नहीं, महिला थाने में गए 2-3 महीने। तो क्या कहना है इसके संबंध में आप? इसके संबंध में ये रात को पूजा है और मारने के उद्देश्य से 2 लड़के आए थे। एक ये 12 बजे रात को आए थे, 12 बजे पुलिस प्रशासन आया था? जी आया था। हाँ, मीडिया के माध्यम से यह एक वीडियो मुझे भी संज्ञान में आया है, जिसमें एक व्यक्ति को कुरिहर में पेड़ से बांध करके रखा गया है, जिसकी बात संज्ञान में आई है। इसके संबंध में लिखित तहरीर प्राप्त होते ही तत्काल वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। खबर रायबरेली से है, जहां मिल एरिया व एसओजी टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें, लखनऊ प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग के सारस चौराहे पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक डीसीएम से 102 किलो गांजा बरामद किया है, जिसे पशु चारे के नीचे छुपाकर ले जा रहे थे आरोपी। पुलिस ने गांजे की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 1 करोड़ 20 लाख रुपए बताई है। पुलिस ने गांजे के साथ 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। तीनों अलग अलग राज्यों के निवासी हैं और तस्करी के काम में लगे हुए थे। तीनों ने बताया कि ये गांजा विशाखापत्तनम से लखनऊ ले जा रहे थे। एक ट्रक बरामद किया गया है, जिसमें 102 किलो गांजा, उसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत तकरीबन 1 करोड़ 20 हज़ार रुपये के आसपास है, और 3 शातिर अभियुक्त जो अन्य राज्यों के हैं और एक अंतर्राज्यीय गैंग के सदस्य हैं, उनको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। जो तीनों अपराधी पकड़े गए हैं, उनमें से एक व्यक्ति उड़ीसा का है, जिसका नाम है टेढ़ा पुष्प पार्टी, एक व्यक्ति झारखंड का है, जिसका नाम है हिंदू सिंह, और एक व्यक्ति है पश्चिम बंगाल का, जिसका नाम है कुलविंदर सिंह। और वो लखनऊ में कहीं उस सामान को डिलीवर होना था। उस ट्रक में भारी मात्रा में पशुओं का चारा लदा हुआ था, और उसकी आड़ में ये जो मादक पदार्थ है, इसको छुपा के ले आ रहे थे। बिल्टी भी इसकी प्रॉपर बनी हुई थी, इसकी वजह से कई राज्यों की सीमा पार करते समय इन्हें कहीं किसी चेकिंग का सामना नहीं करना पड़ा, और ये सेफली इसको यहाँ तक ले आए, जहाँ पे हमारे लोगों ने अपनी गुप्त सूचना के आधार में इस गाड़ी को इंटरसेप्ट करके उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त की। देश की बात में अगली खबर फर्रुखाबाद से है, जहां हापुड़ में अधिवक्ताओं के साथ हुई अभद्रता के विरोध में अधिवक्ताओं ने प्रदेश सरकार और डीजीपी का पुतला फूंका था। पुतला फूंकने में 25 नामजद और 40 से 45 अज्ञात अधिवक्ताओं पर कोतवाली कायमगंज में मुकदमा दर्ज हुआ था। आपको बता दें कि उन मुकदमों को वापस लेने की मांग पर अड़े अधिवक्ता 3 दिन से कलमबंद हड़ताल कर रहे हैं। आज एसडीएम यदुवंश कुमार ने बुलाकर अधिवक्ताओं को समझाने का प्रयास किया। एसडीएम ने कहा कि उच्च अधिकारियों से मुकदमा वापस लेने की बात चल रही है। साथ ही एसडीएम ने कहा कि अधिवक्ताओं ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइन का पालन नहीं किया। अगर गाइडलाइन
अगर अधिवक्ता गाइडलाइन से ना हटते तो ये कार्रवाई न होती। इस दौरान एसडीएम और अधिवक्ताओं के साथ हुई वार्ता विफल हो गई और वहीं अधिवक्ता तीसरे दिन भी हड़ताल पर अड़े रहे। मामला तहसील कायमगंज का बताया जा रहा है। रुक करेंगे अगली खबर का। नैनी झील में विलुप्त हुई मछलियों के संरक्षण व पुनर्जीवित करने का जिम्मा कुमाऊं विश्वविद्यालय के जियोलॉजी विभाग द्वारा लिया गया है, जिसके तहत दिल्ली के बायोफ्लॉक फिश टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर ये काम होगा। कुमाऊं विश्वविद्यालय के जियोलॉजी विभाग में कार्यशाला हुई है, जिसमें दिल्ली के वैज्ञानिकों के साथ कुमाऊं विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक भी शामिल हुए। जंतु विज्ञान की ओर से आयोजित इस कार्यशाला में छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ रोजगार से जोड़ने की तकनीकी सिखाने का उद्देश्य है। कुमाऊं विश्वविद्यालय अब जल्द नैनीताल की नैनी झील में विलुप्त मछलियों के संरक्षण के लिए काम करेगा और इसको रोजगार से जोड़ेगा। इसको हम जब शुरू करेंगे, जो हमारी फिश एक्सटेंट हो चुकी है उसको रिजनरेट करने की कोशिश करेंगे, तो उससे इकोलॉजी का बैलेंस बनेगा, नंबर 1। नंबर 2, यूनिवर्सिटी का भी अपना एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि जो हम साइंस करते हैं वो सोसाइटी तक जाए। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इस टेक्निक के थ्रू हम बच्चों को बायोफ्लॉक टेक्निक से किस तरीके से फिशेज रिजनरेट होती हैं, किस तरह ग्रो की जा सकती हैं, वो पढ़ाना चाहेंगे। उससे बच्चों को स्वरोजगार मिलने में मदद मिलेगी, एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। एंड अगर ये ठीक ठाक रहा, प्रपोजल हमारा वर्क ठीक रहा, देन लॉन्गर गोल हमारा ये है, हम कम्युनिटी रीच आउट प्रोग्राम चलाएंगे, जिसमें जो लोग इच्छुक हैं इस टेक्निक को सीखने के लिए उनको सिखाएंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बागेश्वर के नगरीय क्षेत्र में किन्नरों का इलाका 2.5 करोड़ रुपए में बेचे जाने का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। 2.5 करोड़ रुपए की धनराशि और चेक सौंपने के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। यहां बता दें कि बागेश्वर थाने के समीप गोमती नदी के तट पर किन्नरों का निवास स्थान बताया जा रहा है। इस बीच चर्चा थी कि देहरादून से कुछ किन्नर बागेश्वर आकर इलाके और जमीन का सौदा कर रहे हैं। पुलिस भी पूरे मामले की जांच में जुट गई है। इस कथित सौदे के बाद विभिन्न संगठनों ने कई सवाल उठाए हैं। आखिर इतनी बड़ी धनराशि का यह कैसा सौदा है? साथ ही किन्नर इतनी बड़ी धनराशि खर्च कर इलाका खरीद रहे हैं, वो जनता से कितनी धनराशि वसूलेंगे? यह बड़ा सवाल है। इन सभी सवालों का जवाब जनता तलाश रही है। और मेरी कविता बेटी तुझे भी लीना खापने बरकत करे, तू धन्यवाद हो। एक औरत जो मेरा चेक का पैसा देना था वो मैं चेक का पैसा दे चुकी हूँ। ये नगद केस है, ये नगद केस है। कविता सही है बाबू, सही है ना? कोई गलत तो नहीं है? तू कविता रानी, ये पकड़ो तुम्हारे पैसे, पकड़ो। और ये तो देश की बात में आज मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।